नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में होंगी वो तमाम खबरें जो दिन का एजेंडा तय करती हैं। अम्फान तूफान की बात होगी, इसके साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह पेश करते हैं खबरों की कुछ झलकियां जो बुलेटिन का हिस्सा होंगी। अम्फान तूफान की बात होगी, कहां हुई है, कितनी तबाही और कितने लोगों की इस तूफान ने जान ली है, ये आपको 9 बज गए में बताएंगे। कोरोना से जंग में क्या है भारत की कामयाबी की कहानी, ये भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। क्या अश्वगंधा में है कोरोना को रोकने वाला केमिकल, इस पर भी बात होगी। और उससे ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। अम्फान तूफान और कोरोना से जुड़ी खबरों से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां और खंबे मिले हैं। शिवलिंग भी इस खुदाई में पाए गए हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां मलबे को हटाने और समतलीकरण का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी इस खुदाई के दौरान मिला है। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं मिली हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये काफी पुरातत्व है और माना यही जा रहा है कि इस तरह की और मूर्तियां भी मिल सकती हैं। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, खुदाई अब भी जारी है या इसे रोक दिया गया है, और जो जितनी भी चीजें वहां पर बरामद हुई हैं, पुरातत्व विभाग का क्या कहना है उसके बारे में? देखिए नेहा, ये जो समतलीकरण चल रहा था, यानी कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर में जहां पर राम मंदिर बनना है, उस जगह पे समतलीकरण चल रहा था, जमीन को बराबर करने का काम चल रहा था। वहीं पर ये खुदाई के दौरान ये तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें 7 खंबे मिले हैं, टच ब्लैक स्टोन के मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं। ये तमाम चीजें एएसआई को नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं, बल्कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसे मिली है। और उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, जो कि महामंत्री भी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, बाकायदा उसकी पुष्टि भी की है। यानी कि अब जबकि राम मंदिर का काम शुरू हो रहा है और शुरू होने के पहले जो वो समतलीकरण उस जगह का किया जा रहा है, उस दौरान ये तमाम चीजें मिली हैं। यानी कि पुरातात्विक महत्व की जो ये चीजें हैं ये अयोध्या में मिली हैं। और बाकायदा जो नया ट्रस्ट बना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसके पास ये तमाम चीजें, हमने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मिली हैं। दरअसल ये तस्वीरें, ये फोटो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ही जारी भी की हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो किसी पुराने अवशेष, मंदिर के अवशेष से भरा पड़ा है। और जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम बढ़ेगा, खुदाई होगी, उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें बहुत सारी चीजें खुदाई में और मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से ये तमाम पुरातत्व चीजें मिली हैं और अब इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। बहरहाल बात करेंगे अब चक्रवाती तूफान अम्फान के कहर की, क्योंकि 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस तूफान ने
पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तो तूफान से 10 से 12 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि ओडिशा में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। तूफान इतना तेज था, इतना भीषण था कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़े बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। ज्यादातर मौतें पेड़ के नीचे आने से हुई है। बसों की हालत देखिए, जब पेड़ के तने, पेड़ की शाखाएं इन पर गिरी तो इनका क्या हाल हुआ है। वहीं कई मकान भी ध्वस्त हो गए। ये तूफान दरअसल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा का आवेग लिए हुए था और यही वजह है कि भारी और भीषण तबाही इस तूफान अम्फान ने मचाई है। कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल देर शाम इस तरह की हवाएं चली कि वहां पर लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन तेज बारिश और तूफान काफी देर तक कोलकाता में चलता रहा, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह की तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कई पेड़ हैं जो तनों से उखड़ गए हैं, पानी जगह जगह पर भर गया है और आज सुबह का ये मंजर आपके सामने है। ये कल रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होर्डिंग्स गिर गए हैं, बिलबोर्ड्स गिर गए हैं, सड़क पर पानी भर गया है। ये तूफान अम्फान का असर कोलकाता में हम आपको दिखा रहे हैं और कई जगहों पर राहत का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें क्लियर करना पड़ेगा ताकि वहां पर ट्रैफिक पहले की तरह चल सके। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी छत उड़ गई है। इतनी तेज हवा थी कि वहां पर जो लोग समुद्र के किनारे थे वो हटाए जाने लगे और ये काम पिछले 2 दिन से चल रहा था। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, वो लोगों को वहां से हटा रही थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जो तबाही का मंजर साफ तौर पर बयां करती हैं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब थमी तो कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था, गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी, सड़कों पर पेड़ उखड़ पड़े थे, बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पूरे कोलकाता शहर में किस तरह का डिस्ट्रक्शन खड़ा किया है वो आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हम लोग इस वक्त पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ गिर चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी केबल लाइंस है वो भी उसके साथ साथ गिर गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो गिर चुके हैं, लैंप पोस्ट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बारिश जो हुआ था, भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से पानी बहुत सारी जगहों में जम गया है। इस वक्त ये जितने भी बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं सब में अंधेरा है। पूरा ये जो रास्ता है, पूरा ये जो इलाका है मेरे पीछे जो एक्साइड मोड़ की तरफ जाता है, एक बहुत ही खास प्रोमिनेंट जो चौराहा कहा जा सकता है कोलकाता शहर का, वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए कितने ऐसे पेड़ हैं पूरे रास्ते में जो इस वक्त गिरा हुआ है। और इस तरह का जो सिचुएशन हम देख सकते हैं वो पूरे कोलकाता शहर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। इस खौफनाक मंजर को सामने के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। मैं इस समय हूँ
दीघा के सी बीच पर, जहां पर कई गुना ज्यादा ऊंची लहरें थीं, अब उतनी नहीं है। लेकिन तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि होर्डिंग्स हो या बोर्डिंग्स हो या दुकानों का सामान जो अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों ने कई गुना ज्यादा ताले लगाए थे, लेकिन पानी घुसने की वजह से अंदर हो सकता है बर्बादी हुई हो। वहीं दूसरी ओर जितना सामान रखा था आसपास बंधा हुआ, उसे भी उड़ाकर तोड़कर लेकर चला गया है। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता यहाँ पे जितना भी सेंट्रल है, ये आपका 7 पॉइंट, एजेसी बोस रोड, 4 नंबर, कोस्ट मॉल, ये पूरा 7 पॉइंट्स के पास जितने भी पार्क स्ट्रीट, सारे एरिया ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स है। आप निकलिए ही मत तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी की वजह से, तूफान की वजह से, और पेड़ गिर गए हैं रास्तों में। कोई अभी तक सपोर्ट नहीं आया है कि पेड़ साफ कर दे। बर्बादी सिर्फ बाहर नहीं, मकानों के अंदर भी पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में तूफानी बरसात का पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान डूब गया। लोग रात भर जैसे तैसे पानी बाहर निकालकर अपने आशियाने को बचाने में लगे रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के लोगों के लिए दोहरी मार, एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ तूफान से। वहां के लोगों ने काफी अरसे बाद इतनी तेज रफ्तार के तूफान से उनका सामना हुआ है। उड़ीसा में रफ्तार थोड़ी कम रही, लिहाजा तबाही भी कम रही। दोनों राज्यों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खतरे में तो उड़ीसा और बंगाल दोनों थे, लेकिन जैसे जैसे अम्फान देश के पूर्वी तट के नजदीक बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल की तरफ इसकी निगाहें ज्यादा टेढ़ी होती गईं। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। बता रही हैं कि किस तरह का मंजर है इस समय दीघा में। समुद्र पूरी तरह उफान पर है। लहरों की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट हो रही है, जिसका मतलब है कि 2 तल का मकान भी वो कवर कर चुका है। और ये तेज हवाएं जो आपके लिए खुद अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, लेकिन सीएम कह रही हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग तो तूफान की भेंट चढ़ ही गए। ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে ভিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছ পড়ে মারা গেছে। बंगाल के मुकाबले उड़ीसा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। इसके बावजूद उड़ीसा में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। We have seen some devastation to large number of trees which have been uprooted and broken. Some of the electricity infrastructure has been damaged. Minor damage to telecom infrastructures we have seen. And then some buildings with asbestos roofs of public agencies have been damaged. बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
अब कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। ताजा आंकड़े जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल केस 1,12,000 के पार पहुंच गए हैं। 1,12,359 केस हैं। 3,435 लोगों की जान गई है। 45,300 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ये ताजा आंकड़े सुबह 8 बजे तक के हैं। 1,12,359 कुल मामले देश भर में। तो भारत में बेशक कोरोना के केस 1 लाख पार कर गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा देश बहुत फिसल गया हो। कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो उम्मीद बंधाते हैं और बताते हैं कि बड़े और विकसित देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। एक लाख से ज्यादा केस, 3300 से ज्यादा मौत। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के ये आंकड़े आपको डरा सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग की पूरी कहानी नहीं कहते। सरकार की माने तो कोरोना केस 1 लाख पार करने के बावजूद इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग सही रास्ते पर है। Relatively, we were able to manage the situation well so far, though the challenge still continues. कामयाबी के इस दावे के पीछे आखिर क्या बात है? आइए आंकड़ों के जरिए ही इसकी पड़ताल करते हैं। सरकार के मुताबिक फिलहाल दुनिया में प्रति 1 लाख की आबादी पर 62 कोरोना केस हैं, जबकि भारत में आंकड़ा 7.9 का है। दुनिया में कोरोना से 1 लाख की आबादी पर मौत की दर 4.2% रही है, जबकि भारत में ये दर 0.2% है। मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। आंकड़े की थोड़ी और पड़ताल करने पर कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 देशों में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 7 देशों में तो 10,000 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अगर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 15 देशों को देखें तो उनकी आबादी 142.6 करोड़ है, लेकिन वहां 36.45 केस हैं और 2.73 लाख मौतें हुई हैं, जबकि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में इनसे काफी कम 1.06 लाख केस और 3303 मौतें हुई हैं। अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ्स भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत अगर दूसरे देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में है तो इसकी वजह है टेस्टिंग और इलाज के मोर्चे पर तेजी से कामयाबी। 2 महीने पहले देश में एक दिन में 100 से भी कम टेस्ट की सुविधा थी, लेकिन 18 मई को एक ही दिन में 1 लाख टेस्ट की उपलब्धि हासिल हुई, यानी टेस्टिंग सुविधा में 1000 गुना इजाफा। इसी तरह जनवरी में कोरोना टेस्ट के लिए भारत में सिर्फ 1 लैब था, अब 555 लैब हैं। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव हैं, उनमें से 391 लैब्स जो हैं वो आईसीएमआर के नेटवर्क में के लैब हैं, 164 लैब ये प्राइवेट सेक्टर में है। मरीज या मौत के आंकड़ों से नहीं तौला जा सकता, लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हो तो महामारी की रफ्तार को धीमी रखने में कामयाब होना अपने आप में बड़ी बात है। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में आज से कई पार्क्स को खोल दिया गया है। सुबह सुबह लोग पार्कों में पहुंचे जॉगिंग और मॉर्निंग वॉक करने के लिए। पश्चिमी दिल्ली के हस्तसाल के डीडीए पार्क में खासी भीड़ नजर आई। कई लोग लापरवाही करते हुए दिखाई दिए। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पार्क में घूमते दिखाई दिए।
हालांकि पहले ही सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर पार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर सभी सावधानियां बरती जाएं। हस्तसाल और नेहरू पार्क की ये तस्वीरें बयां कर रही कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। के बाहर मौजूद है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोधी गार्डन को बंद कर दिया गया था और अब एनडीएमसी की तरफ से इसको खोला गया है। आज से इसको खोला गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। सर, इतने टाइम बाद ये खोला गया है, लॉकडाउन पीरियड था, तो अब तो कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि इसी के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी और इसी में ही बेहतरी है सबकी। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। साफ सुथरा खाना, सुबह सैर करना, अच्छी नींद लेना, तो ये ऐसे वायरस तो फिर हो सकता है इससे और भी कोई खतरनाक वायरस आ जाए, तो हमें तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। फ्यूचर का तो पता नहीं है, तो एक्सरसाइज इज वन थिंग कि जहां से हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। दिखाना चाहेंगे कई लोग जो है आना शुरू हो गए मॉर्निंग वॉकर्स, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि अब लोधी गार्डन जो है वो ओपन हो गया है। ऐसे में अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि लुटियन जोन्स हैं, काफी वीवीआईपी आते हैं। अंकल से बात करते हैं। अंकल, बहुत खुश होंगे आज लोधी गार्डन को? हाँ, मैं तो देख के बहुत हैरान हूँ। न्यूज़पेपर में भी कोई आया नहीं था ऐसा कि आज ओपन हो रहा है। फीलिंग वेरी गुड। हमारा तो रोज का वो थोड़ी डिस्टर्ब रही होगी लॉकडाउन की वजह से। अभी हाँ, नहीं, एक्सरसाइज तो हो ही जाती थी, पर फिर भी पार्क को मिस करते हैं। और कोरोना में सबसे ज्यादा तनाव मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में रोजाना 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बात तो ये भी होने लगी है कि क्या कोरोना के मामले में मुंबई भारत का न्यूयॉर्क बन रहा है। आमतौर पर किसी शहर में ऐसा मंजर तब दिखता है जब कानून व्यवस्था का गंभीर संकट खड़ा हो गया हो, लेकिन मुंबई में ये फ्लैग मार्च कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए है। लोगों को इस बात की ताकीद करने के लिए है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा न लांघे और कोरोना से खुद को बचा कर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। मुंबई में कल फिर कोरोना के 1372 नए केस सामने आए। इस तरह अब यहां कोरोना केस की संख्या बढ़कर 24,118 हो गई है। कल एक ही दिन में मुंबई में कोरोना से 41 लोगों की मौत हो गई। अब तक 841 लोग मुंबई में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। मुंबई की वजह से महाराष्ट्र का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के कुल 2250 मामले सामने आए। इस तरह यहां कोरोना केस 40,000 छूने को है। कल यहां 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि अब तक 1390 पूरे राज्य में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दरअसल मुंबई में कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे अब बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि क्या सिनेमा और सपनों का ये शहर कोरोना मामले में भारत का न्यूयॉर्क बनने की राह पर है। हालांकि मुंबई के काफी कम आबादी के बावजूद न्यूयॉर्क 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत का गवाह बन चुका है। If you don't do lockdown, the virus spreads exponentially. I gave you a number that's a shocking number: 40 days with full contact, and you get some number multiplied by 10 to the power of 17. More than the world's population by 100. यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि दोनों शहर कोरोना चक्र के अलग अलग चरणों में हैं। लग रहा है कि न्यूयॉर्क ने कोरोना का सबसे खराब दौर देख लिया है, जबकि मुंबई में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इस बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास। लखनऊ में आज से सैलून की दुकानें भी खोली जा रही हैं। इन्हें कई शर्तों के साथ काम करने की मंजूरी दी गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज से बाजार में सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन 50-50 फॉर्मूले के साथ।
लखनऊ में करीब 2 महीने बाद आज सैलून खुलने की तैयारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 18 मई की रात को ही आदेश जारी करके सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन लखनऊ के सैलून और पार्लर मालिकों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया कि 21 मई यानी आज से वो भी काम शुरू कर सकते हैं। लिहाजा कल से ही नए तौर तरीकों के साथ ग्राहकों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये हैं हम इस वक्त लखनऊ के एक मेंस पार्लर में हैं और यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, यानी कि जब लोग कल पहुंचेंगे तो वो अपना बाल और दाढ़ी कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए ये बाकायदा इस तरह की इन्हें शील्ड पहनेंगे, साथ साथ एप्रन पहनेंगे और वन टाइम कटिंग शीट होगी जिससे ग्राहकों को पहनाया जाएगा। सैलून के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि एक बार में एक ही शख्स सैलून के अंदर जा सकता है। सैलून मालिकों को सभी ग्राहकों के नाम और फोन नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। वहीं नोएडा में भी जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें खोलने को लेकर असमंजस था। जब पूरी दुनिया में वायरस ने कोहराम मचा रखा है तो फिर दवाएं ही उम्मीदों का सूरज बनकर एक रोशनी की तरह दिखाई देती हैं। भारत में अलग अलग वैक्सीन्स पर काम चल रहा है, लेकिन इस बीच आयुर्वेद की औषधियां भी रिसर्च और ट्रायल का केंद्र हैं। IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा पर एक शोध यानी कि रिसर्च की है और इसमें यह पता चला है कि अश्वगंधा में एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो शरीर में कोरोना फैलने से रोक सकता है और इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंसानी शरीर की मदद कर सकता है। पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से कोरोना को खत्म करने वाली या उससे बचाने वाली दवा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी दिशा में IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक शोध किया है और ये शोध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा पर हुआ है। एक शोध के मुताबिक भारत में औषधीय गुणों की खान कही जाने वाली अश्वगंधा कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक बहुत असरदार दवा बन सकती है। अश्वगंधा के एक केमिकल कंपाउंड विथानोन में एक क्षमता है कि वो कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन यानी वायरस की अपनी डुप्लीकेट बनाने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके साथ ही मधुमक्खी के छत्ते के अंदर भी एक केमिकल कंपाउंड CAPE का पता लगा है जो इंसान के शरीर में कोरोना वायरस की गतिविधि पर लगाम लगा सकता है। अश्वगंधा में क्या ऐसा मिला है जिसको लेकर हम इतना उत्साहित हों कोरोना के इलाज को लेकर? Ashwagandha is a very well-known kind of an agent in India. In Ayurveda, people have been using that, but nobody has tried it for the viral, for the COVID. So now these people have started doing those tests specifically, and now they have found that it's also very effective, for the COVID immunity and COVID treatment. फिलहाल इस स्टडी की समीक्षा हो रही है और जल्द ही इसे प्रकाशित किया जा सकता है। दूसरी तरफ CSIR और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले से ही कुछ ऐसे आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें आराम दे सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में जो 4 औषधियां हैं उनमें से एक अश्वगंधा भी है। ये आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि हमारे देश की जो परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, उसमें से आयुर्वेद एक बहुत गर्व की चीज़ है हमारे लिए। लेकिन आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की ओर से उसकी परिचालना करना या उसका रिसर्च करके देखना कि सही में काम करता है नहीं करता है, आज तक ऐसा सिस्टमेटिक एफर्ट जो नहीं हुआ था। आयुर्वेद में अश्वगंधा का बड़ा महत्व है। अश्वगंधा ब्लड शुगर को कम करता है और इसमें कैंसर को रोकने वाली क्षमताएं हो सकती हैं। ये तनाव और चिंता को कम करता है। ये डिप्रेशन के लक्षणों को कम कर सकता है। इससे मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है और अश्वगंधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम करता है। अश्वगंध है उसका आप ये देखेंगे कि इसका शरीर के अंदर जॉइंट्स के अंदर दर्दों में भी होती है, इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और नागौरी अश्वगंध जो कि राजस्थान में पाई जाती है और बहुत मशहूर है और इस पे सब वैद्य समाज सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में भी इसका बहुत फायदा देखा गया है।
इस समय कोरोना मरीजों के अलग अलग लक्षण, उसकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक औषधियां एक नई दिशा दिखा सकती हैं। जब से कोरोना की ये महामारी आई है, तब से आईआईटी लगातार बढ़ चढ़कर इस बीमारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है। टेस्ट किट्स हो गए, पीपीई हो गई, इन सारी चीजों के साथ अब दवाओं के क्षेत्र में विस्तार लेते हुए अश्वगंधा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें जापान की भी एक संस्था के साथ इनकी साझेदारी है। देखना है क्या उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोरोना की दवाई जल्द हमारे बीच आ सकती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप जरूरी काम से किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रेलवे 1 जून से 100 ट्रेनों की शुरुआत कर रही है। इसके लिए आज सुबह 10 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी। 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा भी शुरू हो रही है और इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का पालन तो करना ही होगा। जो सरकार है वो गाइडलाइंस जारी करेगी कि विमान सेवा में किस तरह की शर्तों का पालन किया जाना है, लेकिन रेल टिकट की बिक्री आज से शुरू हो जाएगी। गुजरात में देसी वेंटिलेटर यानी धमण-1 को लेकर सियासत जारी है। देसी वेंटिलेटर को लेकर गुजरात सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धमण-1 में कई खामियां हैं। ये हैं वो देसी वेंटिलेटर जिनका गुजरात सरकार ने जोर शोर से प्रसार किया था। धमण-1 नाम के इन वेंटिलेटर को राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी ने बनाया था। करीब महीने भर पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ये देसी वेंटिलेटर वरदान है, मगर अब इन वेंटिलेटर पर सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना है कि इन वेंटिलेटर को अपग्रेड किया जाएगा। एमा हमारा जे डॉक्टरो खास કરીને हता एना जे सूचनो हता એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે, એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। मगर कांग्रेस को मौका मिल गया है। वो आरोप लगा रही है कि देसी वेंटिलेटर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली गुजरात सरकार भ्रम में डाल रही है। ये देसी वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। लेकिन जब 15 मई को सिविल के सुपरिटेंडेंट ने, सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने सरकार को कागज लिखा कि ये दमन जो आपने भेजा है वो कोविड-19 के दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो तब जाके हमने एक जवाब जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे ये मुद्दा हाईलाइट किया है और सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस के आरोपों पर गुजरात सरकार की ओर से जवाब दिया गया। माना जा रहा है कि ये वेंटिलेटर पूरी तरीके से फेल है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे हम कह चुके हैं अभी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो लाइसेंस की बात की गई है, किसी भी वेंटिलेटर को ऐसे लाइसेंस की ज़रूरत का अभी फिलहाल गवर्नमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार भी ये मानती है कि मौजूदा देसी वेंटिलेटर धमण-1 में अपग्रेडेशन की जरूरत है, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से फेल है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अब तक 350 जितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस ये कह रहा है कि जो मौत हुई है उसमें गुजरात सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये आंकड़े दिखाने चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर ये धमन जो है वेंटिलेटर उसका इस्तेमाल किया गया और उनकी मौत हुई। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे दोनों जगह संक्रमण ने शहर की रफ्तार रोक दी है, मगर इस महामारी ने जिन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है बेबस गरीब मजदूर, और मजदूरों के पास न नौकरी है न खाने पीने का इंतजाम। ऐसे बेसहारा मजदूरों के लिए एक शख्स फरिश्ता बन गया है। सूचनांचे आदेशांचे पालन करा। कोरोना विषाणू झपाट्याने पसरत आहे। किसे कहते हैं फरिश्ता? जो तड़पते हुए आदमी की जान बचा ले, जो भूखे को खाना खिला दे, जो गरीब के कंधे से कंधा मिलाकर उसे जीने का हौसला दे दे, जो जरूरतमंद की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे।
इंसान की शक्ल में ऐसे ही एक फरिश्ते का नाम है अक्षय कोठवाड़े। पुणे के रहने वाले अक्षय कोरोना महामारी से कराह रहे पुणे में मजदूरों के सबसे बड़े मददगार बन गए हैं। अक्षय और उनका परिवार पिछले 57 दिन से रोज खाना बनाते हैं और रोज 200 मजदूरों को खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन के चलते शादी में ज़्यादा बाराती बुला नहीं सकते और शादी में सिर्फ अभी 5 ही लोग अलाउड है। तो मैंने सोचा कि ये अपना फर्ज है कि जो भूखे लोग रहते हैं उनको खाना खिलाने का, और यही रोज मैं खिलाता हूँ। उनकी पहचान भी हो गई, इतने दिन से बॉन्डिंग हो गया। अक्षय वैसे तो डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स किए हुए हैं, मगर परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाते हैं। घर की माली हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, मगर अपनी शादी के लिए अक्षय ने जो पैसे जुटाए थे वो सब इस बुरे दौर में मजदूरों को खाना खिलाकर खर्च कर रहे हैं। मैंने 2 लाख मेरे शादी के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन शादी तो अभी हो ही नहीं सकती, लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ज़्यादा बाराती भी बुला नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि देश के काम में आना चाहिए और अपना ये फर्ज है। हैरानी होगी ये जानकर कि 3 रोज पहले ही अक्षय के पिता की मौत हो गई थी। परिवार पर भयानक संकट टूटा, मगर अक्षय की दिलेरी नहीं टूटी, उसका हौसला नहीं टूटा। वो मजदूरों की मदद में दिन रात लगा रहा। आपके पिताजी 2 दिन पहले चल बसे, वो सारा दुख बाजू में रखकर, भुलाकर आप लोगों का दुख दूर कर रहे हो। लोगों को अन्न खिलाने का, यही मेरे पिताजी को आत्मा को शांति मिलेगी, ये पुण्य काम है। और इन्होंने हमें बताया था कि लोगों का दर्द देखो, लोगों को क्या जरूरत है, और जो पापा ने बताया था वही रास्ते पे हम चल रहे। और ये अन्नदान खिला रहे, यही मेरा श्राद्ध कर्म का अन्नदान, ऐसा मैं समझकर कर रहा हूँ। अक्षय जिन गरीबों की मदद करते हैं उनकी नजर में तो वो किसी देवदूत से कम नहीं है। अपने घर का सब नहीं सोच रहे, अपन दूसरों का सोच रहे, ये बहुत अच्छी बात। ये बहुत बड़ी समस्या है इनकी। आज हम लोग देख रहे 57-58 दिनों से देख रहे हैं, ये डेली आते हैं, डेली सबको खाना देकर जाते हैं। कोरोना के इस संकट काल में अक्षय उन मजदूरों की उम्मीद बन गए हैं जिनके पास एक निवाले का भी जतन नहीं है। सही मायने में अक्षय जैसे लोगों से ही जिंदा है इंसानियत, जिंदा है आदमियत। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। तो एक तरफ कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच सियासत जारी है, तो वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी पर आरोपों के तीर चला दिए। इस विवादित ट्वीट के खिलाफ मालिनी अवस्थी अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं। ACS होम जो मेरे पति हैं और इस प्रदेश के बड़े जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और बड़े कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बहुत हो गया, मैं जवाब दूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि अपने सुरीले लोकगीतों पर पूरी दुनिया को झुमाने वाली मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी आज क्यों खफा हैं? क्यों सुरों का जादू बिखेरने वाली आवाज अचानक तल्ख हो गई? आप इतनी शर्मनाक एक बात कह रहे हैं कि हमारे बैंक बैलेंस चेक करने चाहिए, और ये कौन कह रहा है? जिनके बैंक बैलेंस तो सुप्रीम कोर्ट मांग चुकी है, उस दल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो बैंक बैलेंस का ऐसा हाल है कि पिछले 5 साल से इनकम टैक्स की ओर से मैं सिल्वर सर्टिफिकेट हर साल मुझे दिया जाता है। दरअसल कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच चल रही सियासत में कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने मालिनी अवस्थी का नाम घसीट लिया। उन्होंने मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीर के साथ अपने एक ट्वीट में लिखा, यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बीजेपी के शाखा बॉय की तरह गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शोज किए हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों रुपए कमाए। उनके बैंक अकाउंट देखकर आप चौंकेंगे नहीं। इस ट्वीट से आहत मालिनी अवस्थी ने गौरव पांधी को जवाब देते हुए ट्वीट किया,
अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहो गौरव गांधी। इस स्त्री के 48 वर्षों के परिश्रम को दुर्भावना से देखने वाले तुम्हारी घिनौनी राजनीति के तरकश में तीर कम पड़ गए तो इस नीचता पर उतर आए। मेरे पति के चरित्र और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है कि जब किसी को आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सबसे पहले चरित्र हनन का झूठा आरोप करते हैं। बचपन में खेल होता था छू करके भाग जाना, और जब सफाई मांगो तो छिपे छिपे घूमना। ये वही है। मुझे आश्चर्य इस बात पे है कि चूंकि ट्विटर हैंडल आधिकारिक है जैसा आपने बताया, और उसमें लिखा हुआ है कि उनका सोशल हैंडल देखते हैं, उन्हीं के दल के बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है और खुल करके इस बात को कहा है कि इस प्रकार के ट्वीट से बचना चाहिए। न तो ये ट्वीट डिलीट हुआ है, न कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगी, तो मैं तो इसको आगे कोर्ट लेके जाऊंगी। साफ है कि मालिनी अवस्थी पर निशाना इस नाते साधा गया क्योंकि उनके पति यूपी सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, जबकि ट्वीट से पहले गौरव पांधी ने ये नहीं देखा कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से मालिनी अवस्थी की सुरलहरी गूंज रही है। बहरहाल मालिनी अवस्थी चुप नहीं बैठेंगी। वो गौरव पांधी को अदालत तक घसीटने का मन बना चुकी हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।